नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर तट स्थित गौड़िया मठ में चल रहे 3 दिवसीय विश्व वैष्णव सम्मेलन समारोह के समापन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता का कर्म संदेश आज भी प्रासंगिक होने के साथ साथ देश की गौरवशाली विरासत है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आए संतों का स्वागत अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि श्रील प्रभुपाद ने हिंदू सनातन धर्म के मंदिर मठों जो स्थापना की उनकी शिक्षाएं व विरासत में संभालने के लिए मिली हैं। मंत्री ने कहा कि मठ मंदिर सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ सनातन संस्कृति के प्रचार केंद्र रहे हैं। सनातन धर्म धारा न रुकी है न रुकेगी। मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी को संस्कृति का वाहक बताते हुए कहा कि युवाओं को मठ से जोड़ा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संतों की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। तो वहीं उन्होंने गीता महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की भी बात कही। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां सीएम मनोहर लाल शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के सेक्टर 4 में स्थित शहीद डीएसपी सुरेंद्र कुमार मांझू के निवास स्थान पर पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने शहीद डीएसपी सुरेंद्र कुमार मांझू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सीएम ने शहीद डीएसपी सुरेंद्र कुमार मांझू की धर्मपत्नी कौशल्या देवी, बेटे सिद्धार्थ और भाई अशोक बिश्नोई से दुख साझा किया। इस दौरान बिश्नोई समाज की तरफ से ओम प्रकाश बिश्नोई, सरजीत सिंह बिश्नोई, भगवान दास, आत्माराम, छोटूराम, हनुमान, राजेश और अशोक कुमार ने भी सीएम मनोहर लाल को एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ साथ सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, उपायुक्त मुकुल कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया, एसडीएम आदिति, डीएसपी सुभाष चंद्र आदि ने भी शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह मांझू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर चरखी दादरी के लघु सचिवालय परिसर में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे। जिला कष्ट निवारण समिति में कुल 10 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें सीवर व्यवस्था, पीने के पानी सहित कई समस्याओं को लेकर लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मौके पर मामलों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही सीवर की समस्या को लेकर कृषि मंत्री ने जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता को जल्द से जल्द सीवर व्यवस्था के समाधान करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। जन परिवेदना समिति की बैठक हुई। इसमें 10 लोगों की शिकायतें थी जिनका समाधान किया गया और लगभग 20-25 नई एप्लीकेशन हमने ली है और ज़्यादातर शिकायतें वही दादरी शहर में जल भराव की है। जो सीवरेज का पानी भरा हुआ है उसकी शिकायत है, कई ट्यूबवेल कनेक्शन के मुद्दे हैं, गांव की गलियों के मुद्दे हैं। 2020 का मामला है वो 2020 में कष्ट निवारण समिति की यहां बैठक हुई। चरखी दादरी से खबर आप देख रहे हैं, जहां पर जो है कृषि मंत्री ने शिरकत की। 10 मामलों की सुनवाई हुई जिला प्रशासन चरखी की तरफ से। यहां पर कृषि मंत्री ने शिरकत की। कष्ट निवारण समिति की बैठक में कृषि मंत्री ने शिरकत की, जो कि 10 मामलों की यहां सुनवाई हुई। चरखी दादरी से खबर है, जहां कष्ट निवारण समिति की एक बैठक हुई, जहां पर 10 मामलों से की सुनवाई हुई, जिसमें कृषि मंत्री ने शिरकत की। उधर सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। गोवा का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सोनाली फोगाट लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं उनका पीए सुधीर सागवान सोनाली को संभाले हुए वीडियो में दिखाई दे रहा है। यह वीडियो हत्या वाली रात से ठीक पहले का बताया जा रहा है। कुछ और भी लोग सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं।
सीसीटीवी के आधार पर अब गोवा पुलिस आगे की जांच कर रही है। उधर टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट पंचतत्व में विलीन हो गई। हिसार में ऋषि नगर शमशान घाट में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं सोनाली की बेटी यशोधरा ने भी अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया। परिवार सोनाली के मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। वहीं सोनाली के अंतिम संस्कार के दौरान बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई भी पहुंचे। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि सोनाली का जाना उनका व्यक्तिगत नुकसान है। कुलदीप ने मामले की सीबीआई जांच करने की भी मांग की और कहा कि सरकार को देर होने से पहले मामले की सीबीआई को सौंप देना चाहिए। कुलदीप ने कहा कि सोनाली की मौत से हिसार बीजेपी को भी नुकसान होगा। सोनाली जी के अकस्मात निधन का बहुत ही अफसोस है और आज देखिए किस प्रकार से उसका लोगों की उनके प्रति श्रद्धा थी। इतनी भारी भीड़ आज उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आई है और इस दुख की घड़ी में मैं और मेरा परिवार पूरे तरीके से सोनाली जी के परिवार के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को ये सदमा सहन करने की शक्ति दें। उधर सोनाली फोगाट के भतीजे मनेंद्र फोगाट ने कहा कि गोवा में आईजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रग्स देने की बात और सीसीटीवी फुटेज की बात कही है। इस बात का शक उन्हें पहले से ही था कि सोनाली को ड्रग्स दिलाया गया है। मनेंद्र ने कहा कि 13 कैमरे डिस्को के बाहर में लगे हुए थे। सभी की जांच होगी तो और भी खुलासा हो जाएंगे। उसमें एक तो ये आया है कि ये तो सच्चाई है। ये तो हमने भी पता किया था अपने लेवल पे, तभी हम उसी बात पे दो दिन तक अड़े रहे कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। पहले एफआईआर दर्ज हो, फिर हम पोस्टमार्टम करवाएं, फिर बॉडी के अंदर जैसे जैसे वो डिजोल्व होता चला जाएगा जो भी नशीला पदार्थ था, इसलिए हमने फिर बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना जरूरी समझा। तो अब उसमें सीसीटीवी फुटेज भी कुछ सामने आई है। हाँ जी, वो तो आनी थी। 13 कैमरे क्लब के अंदर लगे हुए हैं, 13 से 14 कैमरे, जो सारी फुटेज, जो डीवीआर, सब चीज पुलिस ने वहां पे कलेक्ट किया हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा आपको जो भी सीबीआई जांच और भी कोई मदद चाहिए हो, जो भी हो, मतलब हम देने को तैयार हैं। आप हमसे एप्लीकेशन दीजिए, जो भी आप मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। आईजीपी गोवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सीसीटीवी फुटेज। उधर सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में अब आरोपी सुखविंदर सागवान के परिजनों ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। चरखी दादरी जिले के गांव मंदोला के रहने वाले सुखविंदर सागवान का भी नाम सोनाली की हत्या में सामने आ रहा है, जिस पर परिजनों का कहना है कि सुखविंदर आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स नहीं है। सुखविंदर सागवान सैनिक परिवार से ताल्लुक रखता है। सुखविंदर सागवान के पिता खेतीबाड़ी का काम करते हैं। सुखविंदर सागवान के दादा सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हैं और इनके चाचा जम्मू के रजौरी में 2002 में शहीद हो गए थे। सुखविंदर के परिवार ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जो भी उन्होंने मानी है बात, उसकी पूरी तरह से हमारी जांच की जाए। ऊंचे लेवल पे हमारी जो भी है, हम जांच की मांग करते हैं। हमें अभी तक भी इस बात का यकीन नहीं है कि सुखविंदर इस तरह का कोई काम कर सकता है, तो हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। दादा का, परदादा का, सड़दादा का बहुत बढ़िया रहा है, लड़का बहुत बढ़िया है। यहाँ गांव में उसके कोई लाग लपेट नहीं है। यहाँ पूरा गुआंड में और गांव में किसी से भी पता करो आप, कोई भी मतलब लाग लपेट नहीं है उसने। तो कहते उल्टा सीधा काम नहीं करे, राई गयो, राई खेला कूदी को चाह तो बेटे छोटो सो काम करने लगे तो कोई बड़े काम में कोई नहीं उगेड़ियो, कोई नहीं मेरे बेटे ना 4 बाड़ा को भाई कर को जिम्मेदार। हम तो जमींदार मान से काम करे तो हमारे बेटे पाड़ फूड़ को काम करे, तो कोई बड़े बेटे ही कभी शिकायत नहीं आई या बेटे मेरे को किसी ने फंसाया सा क्या करे हमारे बेटे साथी। अगली खबर का रुख करते हैं। बवानी खेड़ा के गांव
रोहनात में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा नीलाम की गई गांव की जमीन के मालिकाना हक लेने के साथ अपनी अन्य मांगों को लेकर पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों व जिला प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए ग्रामीण 10 अगस्त से लगातार धरने पर बैठे थे। धरना देते हुए 17 अगस्त को गांव के एक व्यक्ति संतलाल की हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी, जिस पर ग्रामीणों ने मृतक संतलाल को शहीद का दर्जा देने व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व आर्थिक सहायता देने की भी मांग कर रहे थे। ग्रामीणों के द्वारा मृतक संतलाल की मौत के 10 दिन बाद भी उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। जिला प्रशासन की तरफ से एडीसी राहुल नरवाल और एसडीएम ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनको समझाने का प्रयास किया। बता दें कि एडीसी राहुल नरवाल ने बताया कि जिला प्रशासन व ग्रामीणों की धरना कमेटी के बीच सहमति बन गई है और ग्रामीणों की जो उचित मांगे थी वो मान ली गई है। वो सारे काफी लंबे समय से हमारी मांगे थी। इस गांव को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, 57 प्लाट मिलने चाहिए। 10 तारीख को धरना शुरू हुआ था, 17 तारीख को संतलाल धरना बधा। उनकी शहादत के बदले मुआवजा राशि, उसके लड़के को नौकरी, डीसी, एडीसी, एसपी, जितने भी अधिकारी थे उन सब से हमारी बातचीत चली 2 घंटे तक। आखिरी में जितनी हमारी सारी मांगे थी वो सारी मान ली गई। सभी विषयों पर बहुत चर्चा होकर हर विषय में जो बता। उधर गांव समोरा में तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला विमला को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक महिला गुड़ा गांव की रहने वाली थी और काफी समय से समोरा गांव के पशु अस्पताल में सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रही थी। हादसा तब हुआ जब विमला अस्पताल से अपने घर को जा रही थी। जैसे ही वो गांव समोरा की सड़क में पहुंची तो पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर इंद्री पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल भेज दिया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों की शिकायत पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कैथल के पटेल बाजार में एक चोर के द्वारा रात में नाली से ढक्कन चोरी करने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और चोरी के दूसरे दिन जब चोर बाजार से गुजरा तो पटेल बाजार के एक दुकानदार ने उसे पहचान लिया और पकड़कर दुकान में ले गया और उसकी पिटाई कर दी। चोर की पिटाई की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दुकानदार ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी लोहे के सीवरेज के ढक्कन उठाकर ले जाता था और चोर ने भी ये माना है कि लोहे का ढक्कन उसी ने चुराया था। चोर के माफी मांगने और भविष्य में चोरी न करने की बात कहने के बाद दुकानदारों ने चोर को चेतावनी देते हुए छोड़ दिया। बाहर में नाली के ऊपर उसके ना वो लगे होते लोहे के जाल से ही। मैं बैठ के अक्सर काम करता हूँ, अपना चिमनी चुमनी साफ करने का काम करता हूँ। दिन में मैंने 23 तारीख को काम किया, वहां पे उसके ऊपर लगा हुआ था जाल वगैरह। जैसे मैंने 24 तारीख को सुबह देखा नहीं, इसके वहां पे आगे जाल नहीं था। मेरे यहाँ कैमरे लगे हुए, मैंने फिर उसको चेक किया जी। तो ये रात को जी 9:51 पे 23 तारीख की रात को ये आया। यहाँ पे आके ना मेरे उसके ना 12 के बैठा, पहले फिर इधर उधर देख के फिर इसने बड़ा उस जाल को उखाड़ने के बाद इसने फिर पास में एक दुकान के पास रखा। फिर जैसे देखा कि कोई आ जा नहीं रहा, फिर उस जाल को उठा के ले गया। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस अपराध शाखा 2 ने महिला के सिर में गोली मारने की गुत्थी सुलझाते हुए एक महिला सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पहली पत्नी ने अपने भाई और उसके दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। वहीं घटना की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी भागते हुए नजर आ रहा था।
इसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं निरीक्षक प्रतीक कुमार ने बताया कि स्कूटी सवार एक महिला को निशाना बनाते हुए उसे गोली मार दी गई, जिससे महिला स्कूटी सहित सड़क पर गिर गई। लहूलुहान अवस्था में उसे आसपास के लोगों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। तारीख को 24/8/2022 को शाम के समय, रात के समय लगभग 8 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि रेलवे बैंक कॉलोनी के पास रेलवे रोड पर एक लेडीज को सिर में गोली मार दी गई है किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। तो उस पर कार्रवाई करते हुए हमने 2 आरोपियों को और एक महिला आरोपी को आज गिरफ्तार किया है। और इसमें गोली मारने का मेन जो रीजन है, कारण ये सामने आया कि एक जो राधा नाम की लेडीज को गोली मारी थी, उसके पास राजकुमार उसका पति था जो उसके पास रहता था। उसकी राजकुमार की पत्नी ने अपने भाई के साथ यह साजिश बनाई कि उसको राधा को इससे परिवार से दूर करते हैं और राधा को जान से मारते हैं। उधर महेंद्रगढ़ की आदर्श कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग, गुप्तचर विभाग और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने नाइस इंडिया ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के पेयजल प्लांट पर रेड की। छापेमारी के दौरान पेयजल प्लांट पर दूसरी कंपनी के रैपर लगाकर पानी की बोतल भरी जा रही थी और लोड से अधिक बिजली की खपत की जा रही थी। बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा प्रूफ मांगने पर प्लांट संचालक कोई कागजात नहीं दिखा सका। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक चौधरी ने बताया कि कंपनी से पानी के सैंपल्स लिए गए हैं और इनके लैब में भेजा जा रहा है। अगर रिपोर्ट में कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पर जो है ये पानी पैक कर रहे हैं, कोई लाइसेंस ही दिखा नहीं पाए, उसके लिए हमने इनको नोटिस दिया है। वह एक्ट के हिसाब से आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज ये जो है कि यहाँ से 2 पानी के सैंपल लेके गए हैं जिनको लैब में भेजा जाएगा। वह रिपोर्ट आने पर अगर कोई अनियमितता पाई जाती तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अंबाला के बलाना गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों की संदिग्ध मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार रात को खाना खाकर सोया था, लेकिन सुबह सभी लोग मृत मिले। मृतक के पड़ोसी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब उनके घर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने मृतकों के रिश्तेदारों को सूचना दी और जब मृतकों के रिश्तेदार ने आकर दरवाजा खोला तो देखा कि दोनों पति पत्नी और उनके बच्चे मृत पड़े हुए हैं। मृतक के रिश्तेदारों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना क्या, जिनकी बेटी का फोन आया था साइड में पड़ोसी के पास, नरेश कुमार है जी। तो भी मेरे मम्मी डैडी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो भी जाके देखो क्या बात है। तो उन्हें दरवाजा खड़काया, कोई नहीं बोला जी, खड़काया कोई नहीं बोला। तो वो मेरे पास आ गई, मेरा घर भी पास सामने है जी, दरवाजा नहीं खोल रहे, क्या बात है। तो वहां चलो देखते हैं जी। तो हमने भी खड़काया, खुला नहीं है। तो जैसे कि वहां सीढ़ी से ऊपर चढ़ के अंदर गया जी, मैं दरवाजा खोला तो दोनों बेड पे पड़े थे जी। इस मौके पहुंच गए और यहाँ आकर देखा तो एक ही परिवार के 6 लोग हैं, जिसमें मंगत राम जी है, उनकी पत्नी है संगत राम, और उनकी पत्नी है और उनका बेटा सुखविंदर की वाइफ और 2 छोटे बच्चे हैं जो भी मृत हालत में है। और हमने सीना क्राइम टीम को बुलाया है अभी, और अभी आ जाएंगी, उसका पूरा मुलाजा करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी सच्चाई आएगी आपके सामने आपको बता देंगे। उधर लंपी वायरस के संक्रमण को लेकर करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने पशुपालकों को न घबराने की अपील करते हुए कहा है कि पशुपालन अपने पशुओं के स्वास्थ्य और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। किसी भी तरह की समस्या होने पर अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। संस्थान ने दूध में वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि आम जनता को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही संस्थान के निदेशक डॉक्टर MS चौहान ने सभी लोगों से दूध को उबालकर पीने की सलाह दी और साथ ही कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर दूध उबालने के बाद उसमें वायरस का कोई खतरा नहीं रहता है। 2-3 दिन के उपचार के बाद यह पशु ठीक हो जाते हैं। इस बीमारी की वैक्सीन आ चुकी है। उन्होंने कहा कि गॉट पॉक्स
नाम की वैक्सीन भी गौवंश में बीमारी में काफी कारगर सिद्ध हो रही है। इसके इस्तेमाल से भी संक्रमण का खतरा नहीं रहता। डॉक्टर चौहान ने बताया कि लंपी त्वचा बीमारी से पशुओं में 2 या 3 दिन तक बुखार रहता है, नाक से पानी चलता है और चमड़ी व गांठ पड़ जाती हैं। गांठें फूट जाने पर पशु में इंफेक्शन होने का खतरा होता है, जिसके उपचार के बाद पशु ठीक हो रहा है। जो लंपी स्किन डिजीज है वो हमारे जो गाय हैं उनमें देखा गया है और उसमें हम लोगों ने देखा है कि उसमें एक बाहर से एक फोड़े से हो जाते हैं जिसको, और उसमें वो थोड़ा सा कई बार ये पकने लग जाते हैं और उसके साथ साथ हमारे जो जिसमें ये बीमारी हुई है वो 2-3 दिन उसको बुखार आता है। तो बुखार के कारण हमारे जानवर कई बार घास खाना छोड़ देते हैं, पानी पीना छोड़ देते हैं। तो ये डेयरी में हम बिल्कुल सफाई रख रहे हैं, 2 टाइम सफाई बिल्कुल डिटॉल से धोते हैं, जगह वगैरह भी वैक्सीन वगैरह सारी लगवा रखी है। वैसे आज अभी तक हमारे भगवान की दया से कुछ नहीं ऐसा पशुओं से भी बिल्कुल ठीक है। वैसे दूध वैसे उबाल के पियो बेहतर है। जैसे जानवर है इनको थोड़ा सा घुमाओ फराओ, धूप में भी इनको थोड़ा सा बाहर की भी हवा लगे। देखो जी, हम डेयरी में साफ सफाई रखी हुई है, पूरी वैक्सीन हमने लगवा रखी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो यही कहेंगे कि अपनी डेयरी में साफ सफाई रखो, जानवरों को वैक्सीन लगवाओ जिससे बीमारी नहीं आएगी। हाँ, उबाल के रखो, उबाल के पिलाओ दूध सबको। अगली खबर का रुख करते हैं। चरखी दादरी जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 44 स्पेशल पुलिस ऑफिसर की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 27 अगस्त से 29 अगस्त तक आवेदन किया जाएगा। वहीं डीएसपी मुख्यालय वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इन अफसरों का चयन करके इनकी टीम बनाकर अलग से फौज बनाई जाएगी और जिले में तैनात किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग की तरफ से विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इन स्पेशल ऑफिसर्स की भर्ती होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और अपराधों पर अंकुश लगेगा। चरखी दादरी में अगले कुछ दिनों में हम एसपीओ की भर्ती करने जा रहे हैं, जिस संबंध में इस जिला में 44 पोस्ट वेकेंट हैं। उन पोस्टों पर हम जो सेना से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी हैं या सीआरपीएफ, बीएसएफ या एचएसआईएसएफ से जो रिटायर हुए व्यक्ति हैं उनको लेंगे। एज की जो प्रायोरिटी है वो 25 साल से 50 साल तक रहेगी। उधर फरीदाबाद के ढाकोला गांव में एक भतीजे ने अपने चाचा की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चाचा और भतीजे में लाखों रुपए के लेनदेन और जमीनी विवाद के चलते झगड़ा हुआ था, जिसमें गंभीर चोट लगने के चलते चाचा की मौत हो गई। मृतक के साले और ससुर के मुताबिक विक्रमादित्य का अपने भाई और भाभी और भतीजे से लाखों रुपए का लेनदेन और जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी के चलते उनका झगड़ा हुआ था और जब वह अपने खेतों पर काम करने गया था तो वहां उसके भाई भाभी और भतीजे से कहासुनी हुई। इसी दौरान विक्रमादित्य के भतीजे अभिषेक ने उसके सिर पर किसी तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिसके चलते विक्रमादित्य के सिर में काफी गंभीर चोट आई। गंभीर रूप से घायल विक्रमादित्य को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थ्रू कल इनकी थोड़ी हाथापाती हुई। आज सुबह जब ये खेत पर गए थे जहाँ पे वो रहता है अभिषेक, तो वहाँ पे इनके पापा और इनकी मम्मी और अभिषेक ये तीनों एक साथ बैठे थे और अपने भैया से इससे चाचा से लड़ने लगे। तो जैसे ही आपस में गुत्था पहनना हो रहा था तो पीछे से अभिषेक ने कोई पहना तेजधार हथियार उनकी सिर में मार दिया और उनकी वहीं पे मूर्छित होकर गिर गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।